हेलो एवरीवन। आज 21 नवंबर है और जैसा कि आपको पता था कल की वीडियो आ नहीं पाई थी, तो इसको मैं आगे की जो भी वीडियोस हैं उनमें एक एक टॉपिक करके मैं इंक्लूड कर दूंगा और जो भी 20 के टॉपिक्स थे वो सारे कवर हो जाएंगे धीरे धीरे करके। एक एक टॉपिक हर वीडियो में मैं एक्सटेंड कर दूंगा। तो जो आज की वीडियो है उसमें हम अराउंड 4 to 5 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो पहला टॉपिक है हमारा वो है मार्बर्ग वायरस डिजीज से रिलेटेड। अब जैसा कि नाम नहीं आ रहा है कि ये एक वायरल डिजीज है, तो वायरल डिजीज है अगर तो ये होती किस चीज़ से है, वजह क्या है इसके होने की। तो जो इसके नेचुरल होस्ट्स हैं, तो जो इसको कैरी करते हैं वो फ्रूट बैट्स होते हैं। फ्रूट बैट्स आई होप आपने सुना होगा। 2024 में शायद इस पे क्वेश्चन भी आया था फ्रूट बैट्स के ऊपर एक। तो ये एक हेमरहॉजिक फीवर है जो होता क्यों है, मार्बर्ग वायरस की वजह से होता है, जिसको रावन वायरस भी कहते हैं। ये इबोला से सिमिलर है। इबोला काफ़ी फेमस डिजीज है, कहाँ की, अफ्रीका की। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इबोला बहुत ही डेडली डिजीज मानी जाती है। तो अभी रिसेंट में डब्ल्यूएचओ ने कंफर्म किया है कि इथियोपिया का जो पहला आउटब्रेक है मार्बर्ग वायरस डिजीज का, वो डब्ल्यूएचओ ने कंफर्म कर दिया है। अब ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर होती है, और ह्यूमन टू ह्यूमन मतलब जूनोटिक है ये, जानवरों से इंसान में ट्रांसफर हो सकती है ये। एनिमल टू ह्यूमन तभी स्प्रेड होगी, और फ्रूट बैट इसलिए इसका कैरियर है। ये नेचुरल होस्ट है, सॉरी। और ह्यूमन टू ह्यूमन भी पॉसिबल है, मतलब इसके पास पेंडेमिक पोटेंशियल भी है अगर ये ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत ही फास्ट तरीके से ट्रांसफर हो रही है। तो इसका क्वेश्चन है ये कि ये सबसे पहले डिस्कवर कहाँ हुई थी, आई कहाँ थी। तो ये सबसे पहले आई थी जर्मनी और सर्बिया में। फिर आप सोच रहे होंगे कि ये तो यूरोपियन कंट्रीज हैं, बहुत ही हाइपर डेवलप्ड है, तो यहाँ पे डिजीज का आउटब्रेक कैसे हो गया। तो एक्चुअली ये एक लेबोरेटरी में टेस्ट हो रहा था, उस वजह से ग्रीन मंकी, एक मंकी है, उसकी वजह से ये सबसे पहले आई। तो इस तरीके से इसका ओरिजिन हुआ, और अभी तक इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं खोला खोजा जा चुका है। जो एलिसा टेस्ट है, जिसको आप एचआईवी के केस में और भी सारी बीमारी के केस में, टीबी के केस में भी सुनते हैं, उससे हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक जो है वो मोरान कम्युनिटी है। अब कम्युनिटी बोलो या फिर इसको एक ट्राइब बोलो, तो मोरान एक ट्राइब है। कहाँ की है ये, आसाम की इंडिजिनस ट्राइब है। आसाम की ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थी, ये आसाम की ब्रह्मपुत्रा वैली में रहते थे। इन लोगों ने डिमांड किया है एसटी स्टेटस। तो अब एसटी स्टेटस डिमांड किया है, तो ये सरकार के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें एसटी स्टेटस दिया जाए। तो सरकार एसटी स्टेटस देती है आर्टिकल 342 सब क्लॉज 1 के अंदर, जो कि प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है किसी भी कम्युनिटी को एज एसटी नोटिफाई करने के लिए आफ्टर कंसल्टेशन विद कंसर्न स्टेट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉलिटी का क्वेश्चन इस पे आ सकता है। तो जो आर्टिकल 342 है, ये बोलता है कि ओनली पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट कैन इंक्लूड और एक्सक्लूड एसटी लिस्ट थ्रू अ लॉ। किसी भी एसटी कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में से सिर्फ पार्लियामेंट हटा सकती है या फिर ला सकती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट ऐसी आई तो आपको लगेगा कि ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और इसे रिमूव कर देना चाहिए, पर ऐसा है नहीं, ये फिर बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन है कि ये ऐड कैसे किया जाता है। तो जिस भी स्टेट की वो ट्राइब है, वो स्टेट पहले प्रपोजल देता है। फिर वो जो भी प्रपोजल है वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया स्क्रूटिनाइज करते हैं कि जो भी प्रॉपर चीज़ें हैं, जो भी प्रॉपर क्वालिफिकेशंस है किसी भी टाइप को एसटी लिस्ट करने के लिए, वो चीज़ है या नहीं है। तो अगर रजिस्ट्रार जनरल ने अप्रूव नहीं किया तो फिर स्टेट से और भी डेटा मांगे जाएंगे। और अप्रूव कर दिया तो फिर ये फर्दर जाता है एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। फिर एनसीएसटी भी इसे एक बार और अपनी तरफ से रिव्यू करती है, मल्टीपल स्टेजेस पे इसको रिव्यू किया जाता है। फिर एनसीएसटी ने भी अगर ओके कर दिया तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास जाएगा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर फिर से इसे स्क्रूटिनाइज करेगी। फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने भी अगर बोल दिया कि हाँ सही है, इस ट्राइब को एसटी स्टेटस देना चाहिए, फिर वो जाता है यूनियन कैबिनेट के पास। अब यूनियन कैबिनेट फाइनली उसे अप्रूव कर देगी और प्रेसिडेंट के थ्रू ये नोटिफिकेशन इशू कर दिया जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस किसी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में लेकर के आने का। कुछ दो स्टेटमेंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्पस पर्सपेक्टिव से। तो इस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों स्टेटमेंट्स पे। और दूसरी चीज क्या थी कि मोरान कम्युनिटी कौन से स्टेट की है, तो अगर ऐसा पूछे तो वो आसाम की है।
फिर अभी एक छोटा सा टॉपिक है एफ्लाटॉक्सिन। ये एक टाइप के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, मतलब जो भी पहले से फंगस है वो इन्हें मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में, जो उनका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, उसमें एफ्लाटॉक्सिन्स को क्रिएट करते हैं। तो ये एस्परजिलस नाम की जो भी फंजाई होती हैं वो इसे क्रिएट करती हैं। ये वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट में हमेशा पाया जाता है, होता है। तो ये जो कुछ क्रॉप्स हैं जैसे ग्राउंडनट, मूंगफली है, मेज है, राइस है, कॉटन सीड्स है, इसमें ये पाया जाता है। तो ये न्यूज़ में क्यों था, कि न्यूज़ में था क्योंकि जो इंडिया जो ग्राउंडनट एक्सपोर्ट करता है इंडोनेशिया को, वो इंडोनेशिया ने बोला है कि इसमें एफ्लाटॉक्सिन्स पाए गए हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। तो इंडोनेशिया ने वो सारी शिपमेंट्स लेने से मना कर दिया है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में आया था। अब ये जो इंडोनेशिया है वो हमसे ग्राउंडनट लेता कितना है, वो इंडिया का जो भी टोटल ग्राउंडनट एक्सपोर्ट होता है उसका 1/3 इंडोनेशिया हमसे लेता है। और फिर आपको याद होगा कि मैंने एक बार कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में भी बताया है कि ये जो भी वर्ल्ड फूड स्टैंडर्ड्स हैं उनको सेट करती है। तो ये सारी चीज़ें यही बता कोडेक्स एलिमेंटेरियस बताती है कि कौन सा केमिकल नहीं होना चाहिए खाने में, अगर एक्सपोर्ट हो रहे हैं कोई भी फूड आइटम्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो। ये सारे कंट्रीज हैं जो ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के ही फूड ट्रेड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। इसको WTO के सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स के अंदर भी कवर किया जाता है फूड सेफ्टी के लिए। ये भी एक्चुअली एक तरीके से फूड स्टैंडर्ड ही चेक करता है कि जो भी कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है किसी कंट्री को, वो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही है। तो इस वजह से ही ये दोनों चीजें आती हैं, WTO का सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मीजर और कोडियस एलिमेंटेरियस कमीशन के फूड ट्रेड स्टैंडर्ड्स। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो नेक्स्ट टॉपिक क्रायोजेनिक इंजन्स के बारे में है। अब नाम थोड़ा साइंटिफिक है और कॉन्सेप्ट भी साइंटिफिक है, क्योंकि इसे बनाना अपने आप में बहुत ही टफ काम है। तो क्रायोजेनिक इंजन बेसिकली वो होता है जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर -180 डिग्री से भी नीचे ठंडे रखे जाते हैं। अब इसमें फ्यूल क्या है, लिक्विड हाइड्रोजन है, और ऑक्सीडाइजर क्या है, ऑक्सीजन है, लिक्विड ऑक्सीजन। तो अब ये दोनों इतने ठंडे होते हैं कि स्टील भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है इस टेम्परेचर पे। इसलिए इनका स्टोरेज और इनकी पंपिंग और इनको इग्नाइट भी करना है, ये सब सुपर एडवांस्ड इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है इसमें। अब सवाल ये है कि क्रायोजेनिक इंजन की ज़रूरत पड़ती क्यों, अगर इतना कठिन है इसको बनाना, इसको मेंटेन करना, तो ये इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड क्यों है कंट्रीज़ के लिए। क्योंकि ये रॉकेट को मैक्सिमम थ्रस्ट देता है, वो भी मिनिमम फ्यूल में, फ्यूल बहुत कम और ताकत बहुत ज़्यादा, कम तेल में ज़्यादा पावर। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये इंजन्स अपर स्टेजेस में यूज होते हैं जहाँ पे सैटेलाइट्स को एग्जैक्ट ऑर्बिट में प्लेस करना होता है। बिना क्रायोजेनिक इंजन के हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट या डीप स्पेस मिशंस पॉसिबल ही नहीं हो सकते हैं। तो अगला है कि इंडिया ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, काफ़ी स्ट्रगल भी की है। 1990s में जब रशिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे रोक लगा दिया गया था, तब इसरो, शायद आपने एक मूवी देखी होगी रॉकेटरी नाम की, उस वो एक इंडिया के इसरो साइंटिस्ट थे, नाम भी नारायण, उनके एक बायोपिक है। तो अगर आप इसे देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि इंडिया ने अपना क्रायोजेनिक जो इंजन है वो अचीव करने में कितनी स्ट्रगल की, कितनी मेहनत की इंडिया ने अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाने में। तो वही मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये मूवी जरूर देखिएगा, इसका नाम रॉकेटरी है, अच्छी मूवी है रॉकेटरी। तो ये था कि 1990s में जब रशिया से टेक्नोलॉजी पे रशिया ने इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था। उसके पीछे का बैकग्राउंड था कि रशिया को यूएसए ने बोला था कि इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मत करो, वो एक ब्रॉडर जी पॉलिटिक्स का पार्ट था। तब इसरो ने खुद से ये टेक्नोलॉजी बनाई थी, जैसे कि क्रायोजेनिक इंजन्स हम अब बना ली। तो इसमें हम यूज़ कहाँ करते हैं, हम चंद्रयान में हमने यूज़ किया है, हमने चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 में यूज़ किया है, और भी बहुत सारी जगहों पे हमने यूज़ किया है क्रायोजेनिक इंजन। अब इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है, कि ये इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मेंस में ऐसा आता है तो एफिशिएंसी इसकी पहली बात बहुत अच्छी होती है, कंबशन बहुत अच्छा होता है। कंबशन अच्छा होने का मतलब बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट नहीं रिलीज करता है ये। GSLV और हैवी लिफ्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि ये हैवी लिफ्टिंग करने के लिए काम आता है। हाई थ्रस्ट जनरेट करता है विथ लेस फ्यूल, मतलब फ्यूल कम कंज्यूम करेगा और एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। फिर
अब ये इसरो की स्ट्रगल थी कि इसरो ने कैसे कोशिश की थी इसे बनाने की। ये CE 7.5 इंजन है, इसकी जरूरत नहीं है याद करने की ये सारी चीजें, पर आपको बस एक आइडिया होना चाहिए। फिर अब ये है कि इसको टफ क्यों है क्रायोजेनिक इंजन इतना, क्योंकि -253 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो भी हमारा ऑक्सीडाइजर है, सॉरी फ्यूल है, उसको वहां पे रखना बहुत ही अपने आप में ये टेम्परेचर मेंटेन करना ही टफ काम है। फिर इस इस टेम्परेचर पे कोई उस मेटल की ओरिजिनल स्ट्रेंथ भी हमें चाहिए होती है, वो भी कठिन काम है कि मेटल की ओरिजिनल स्ट्रेंथ कैसे रिक्वायर्ड होगी। ब्रिटल हो जाते हैं मेटल्स इतने लो टेम्परेचर पे। फिर इग्निशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इतनी इजीली नहीं होती है। तो ये सारी चीजें थी क्रायोजेनिक इंजन से रिलेटेड। आज का जो हमारा प्लेस स्पीशीज इन न्यूज में, उसमें हम हिमालयन ब्लैक बियर देखेंगे। ये है हिमालयन ब्लैक बियर, जो इंडिया के हिमालयन स्टेट्स में मिलता है, जो मेनली हमारा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, इन सारे एरियाज में मिलता है। जनरली ये वेस्टर्न टू ईस्टर्न हिमालयाज में मिलता है, पूरे ही रेंज में ये मिल सकता है आपको। बहुत ही हाई एलिवेशन पे नहीं मिलता है, इतने तक ही मिलता है। लश ग्रीन वेजिटेशन इसे थोड़ी बहुत चाहिए होती है। टेम्परेट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट इसके हैबिटेट होते हैं। नियर मिक्स्ड कॉनिफर्स ट्रीज भी इसके हैबिटेट में आते हैं। फिर अब एक है कि इसके फीचर्स क्या है। क्रेसेंट शेप्ड वाइट पैच ऑन इट्स चेस्ट, तो जैसे इस फोटो में ये देखिए, ये इसका फीचर है, मतलब ये इसका डिस्टिंक्टिव है कि ये है इसके चेस्ट पे ये वाली शेप बनी होती है। एक ये इसका वो है कि ऐसे आप पहचान सकते हैं इसको। फिर जो है कि ये इसका फर ब्लैक होता है, क्लाइंबर बहुत अच्छा होता है, ऑमनीवोरस होता है, मतलब नॉन वेज भी खा सकता है और वेज तो खाएगा ही ये। फिर एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट में भी इसको काफ़ी एग्रेसिव भी हो जाता है अगर इससे आप थ्रेटन करते हैं तो। अब इसकी वो IUCN क्या है, वो वल्नरेबल है। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल सेकंड में आता है। और साइट्स में अपेंडिक्स 1 साइट्स एक्चुअली वर्ल्ड में एनिमल्स के ट्रेड से रिलेटेड है। तो एनिमल्स के ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करता है अगर वो उस एनिमल को या उसके हैबिटेट को हार्म कर रहा है तो। अब इनके थ्रेट्स क्या है। थ्रेट्स में सबसे बड़ा पहला थ्रेट हैबिटेट लॉस होगा, फिर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर पोचिंग होता है कभी कभी मीट के लिए, कभी कभी पॉज के लिए, जो भी एंटीक चीजें लोग रखना चाहते हैं। ये था इस चीज से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक, ह्यूमन ब्लैक बियर। और बहुत सारी चीजें थी इसमें हमने कवर की हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस इस PDF के मंथली नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। तो अगर आपको इसके मंथली नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कीजिए, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है।